हमारा नेक्स्ट जो कीवर्ड है वो है ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है बिजनेसमैन के द्वारा अपने पर्सनल पर्पस के लिए यानी अपने घर के यूज़ के लिए कैश या गुड्स या एसेट्स का बिजनेस में से लेके चले जाना। यानी अगर बिजनेसमैन अपने घर के काम के लिए, अपने बच्चे के काम के लिए, अपने पर्सनल काम के लिए बिजनेस में से कैश निकाल के लेके चला जाए या गुड्स निकाल के लेके चला जाए या कोई एसेट निकाल के लेके चला जाए तो वो सारे ही कहलाएंगे ड्राइंग। ठीक है, हम जानते हैं कि बिज़नेस और बिजनेसमैन अलग अलग होता है, ये मैंने पहले के ही सेशन में बता दिया था। तो भाई मैंने तुमको अगर 1,00,000 रुपया दिया है तो तुम्हारे सिर पे 1,00,000 रुपये का कर्ज है। अगर मैं उसमें से 10,000 रुपया लेके चला जाता हूँ तो तुम्हारा कर्ज 10,000 से घटेगा, यानी मेरा पैसा तुम्हारे यहाँ घट जाएगा। अगर मैं तुमसे 5,000 का कोई सामान ही ले लूँ तो भी तुम्हारा कर्ज घटेगा, यानी मेरा पैसा तुम्हारे पास घट जाएगा। तो पढ़ते हैं ज़रा। विड्रॉवल ऑफ मनी एंड और गुड्स बाय द ऑनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। इस बात को ध्यान रखना है, फॉर पर्सनल यूज़। अगर ये बिजनेस यूज़, ऑफिस यूज़ रहेगा तो ये ड्राइंग नहीं कहलाएगा। तो फॉर पर्सनल यूज़ इज़ नोन एज ड्राइंग। ड्राइंग रिड्यूसेस द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ऑनर। तो बिजनेस में अगर बिजनेसमैन पैसा लगाता था तो उसे हम कैपिटल कहते थे, और अगर वही पैसा अपने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेसमैन निकाल लेता है तो हम उसे ड्राइंग कहते हैं। ड्राइंग के चलते बिजनेसमैन का कैपिटल घट जाता है क्योंकि वो पैसा या सामान निकाल ले रहा है। ठीक है, तो अगर बिजनेसमैन बिजनेस में से, मान लो मैगी की बिजनेस है, मैगी निकाल के लेके जाता है यानी गुड्स निकाल के लेके जाता है अपने बच्चे के लिए, तो वो भी ड्राइंग कहलाएगा। अगर कैश अपने पर्सनल पर्पस के लिए लेके जाता है तो वो भी ड्राइंग कहलाएगा। अगर बिजनेस में से एसी बिजनेस का है, वो एयर कंडीशनर अगर निकाल के अपने घर में ले जाके लगा लेता है तो भी क्या कहलाएगा, ड्राइंग कहलाएगा। लेकिन मान लो बिजनेसमैन ने बिजनेस में से कैश निकाला है और कैश निकाल के उसने एयर कंडीशनर खरीद के लाके बिजनेस में ही लगा दिया, तो क्या ये ड्राइंग कहलाएगा? नहीं, ये ड्राइंग नहीं कहलाएगा क्योंकि ये पैसा बिजनेसमैन ने अपने पर्सनल पर्पस के लिए नहीं निकाला था, उसने बिजनेस के पर्पस के लिए ही इस पैसे को निकाला और यूज़ किया। अब अपना अगला जो आइटम है वो है परचेज। पहले पढ़ लेते हैं परचेज क्या होता है। परचेज आर टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोक्योर्ड बाय अ बिजनेस ऑन क्रेडिट एंड ऑन कैश फॉर यूज और सेल। In a trading concern, purchases are made of merchandise for resale with or without processing. In a manufacturing concern, raw material are purchased, processed further के बाद थोड़ा छिपा हुआ है into the goods and then sold. परचेज में भी कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। बोलता है परचेज क्या होता है, ये हम लोग जानते हैं, परचेज का मतलब खरीदना। तो अगर बिजनेस गुड्स खरीद रही है यूज़ करने के पर्पस के लिए, यानी ट्रेडिंग गुड्स खरीद रही है या नॉन ट्रेडिंग गुड्स खरीद रही है, वो कहलाएगा परचेज ही। भाई बेचने का दो तरीका था, कैश में बेचो या उधार में बेचो। तो खरीदने का भी दो तरीका है, या तो कैश परचेस करोगे नहीं तो क्रेडिट परचेस करोगे। तो आप ट्रेडिंग गुड्स खरीदो या नॉन ट्रेडिंग गुड्स खरीदो, कैश में खरीदो या नॉन कैश में यानी क्रेडिट में खरीदो, वो कहलाएगा परचेज ही। देखो ट्रेडिंग कंसर्न और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न पहले समझ लो। ट्रेडिंग कंसर्न मतलब ऐसी कंसर्न जो सामान खरीद के बेचती है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का मतलब ऐसी कंसर्न जो सामान प्रोड्यूस करके, मैन्युफैक्चर करके बेचती है, बना के बेचती है। तो ट्रेडिंग कंसर्न क्या करेगी, मर्केंटाइज यानी गुड्स खरीदेगी, मर्केंटाइज को गुड्स ही कहते हैं। तो गुड्स खरीदेगी और फिर उसको बेचेगी, उसके ऊपर किसी भी तरीके का प्रोसेसिंग नहीं करेगी, किसी भी तरीके का काम नहीं करेगी। यानी जस्ट लाइक रिटेलर, तुम समझ लो ना, रिटेलर एकदम सामान खरीद के लाता है और जैसा लाता है वैसा ही बेचता है, उसमें किसी भी तरीके का कोई वर्क नहीं करता है। जबकि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न क्या करेगी, कच्चा सामान यानी रॉ मटेरियल खरीदेगी। फॉर एग्जांपल मैगी के लिए मैदा खरीदेगी, मैदा को प्रोसेस करेगी, उससे नूडल्स बनाएगी और फिर उसको बेचेगी। ठीक है, परचेजेज आप कैश में भी कर सकते हैं एंड क्रेडिट में भी कर सकते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे।
In the current session, we shall learn our next keyword, that is stock. What is stock? Stock is a measure of something on hand, goods, spares, and other items in a business. It is called stock in hand. In a trading concern, the stock on the hand is the amount of goods which are lying unsold as at the end of an accounting year. स्टॉक का मतलब होता क्या है? स्टॉक का मतलब देखो बाबू, स्टॉक ट्रेडिंग गुड्स का वह हिस्सा है जो ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर अनसोल्ड रह गया. दैट मीन्स द पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग गुड्स विच आर लाइंग ऑन द गोडाउन एंड विच वर remain unsold during an accounting year is known as stock. तो साल के दौरान मैन्युफैक्चरर बहुत सारे गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन वो पूरे गुड्स बिक नहीं पाते हैं. साल के दौरान एक ट्रेडर्स बहुत सारा गुड्स खरीदता है, लेकिन सारा ही गुड्स ज़रूरी नहीं है कि 31 मार्च तक या 31 दिसंबर तक सेल हो ही जाए. मैं एक सिंपल एग्जांपल लेके तुमको समझाता हूँ. एज्यूम कर लो अकाउंट्स में जनरली फाइनेंशियल ईयर फॉलो होता है, मतलब 1 अप्रैल से साल शुरू होगा और 31 मार्च को साल ख़त्म होगा. ये जनरली है. बाकी 1 जनवरी से 31 दिसंबर यानी नॉर्मल कैलेंडर ईयर भी फॉलो किया जा सकता है, लेकिन जनरली फाइनेंशियल ईयर फॉलो किया जाता है. अब मान लो एक रिटेलर वाला है, वो साल के दौरान तो बहुत बार, मैं सिर्फ चावल का ही एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत बार चावल खरीदता होगा, बेचता होगा. लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि 31 मार्च के दिन चावल उसके पास एकदम नील ही होगा? एज्यूम कर लो 25 मार्च को उसने 2 बोरा चावल खरीदा था, दैट इज़ 2 क्विंटल 200 kg उसने चावल खरीदा था. क्या ज़रूरी है कि 6 दिन में सारे 2 क्विंटल चावल यानी 200 kg राइस जो है उसके सेल हो ही गए होंगे? एज्यूम कर लो कि 31 मार्च के दिन उसके दुकान में बच गया है 30 kg चावल, 30 kg चावल बच गया, यानी वो बिक नहीं पाया 31 मार्च तक. 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल आ जाएगा, यानी नया अकाउंटिंग ईयर शुरू हो जाएगा. तो ध्यान रहे, हमको 31 मार्च तक ही देखना है. 31 मार्च के दिन जितना चावल अनसोल्ड रह गया वही कहलाता है स्टॉक. और जो साल के एंड में यानी 31 मार्च के दिन जो बचा हुआ है उसको हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक. और यही क्लोजिंग स्टॉक अगले दिन यानी नए साल के पहले दिन कहलाता है ओपनिंग स्टॉक. मैं फिर से समझा दूँ, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब वह स्टॉक जो अकाउंटिंग ईयर के एंड में अनसोल्ड रह गया, नहीं बिक पाया, वो नेक्स्ट ईयर बिकेगा. ठीक है, तो जो स्टॉक 31 मार्च के दिन पड़ा हुआ है उसको कहेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक. और यही स्टॉक जब अगले दिन दुकानदार शटर उठाएगा तो फिर से 30 kg चावल उसके पास पहले से पड़ा हुआ दिखेगा, लेकिन ईयर बदल चुका है, अब नया साल शुरू हो चुका है. तो नए साल में पहले से पिछले साल का जितना सामान बचा हुआ है उसे कहते हैं हम ओपनिंग स्टॉक. ठीक है, अच्छा, तो क्लोजिंग स्टॉक का मतलब 31 मार्च यानी या 31 दिसंबर यानी ईयर एंड पे जो ट्रेडिंग गुड्स का हिस्सा अनसोल्ड रह गया है. और यही ट्रेडिंग गुड्स का पार्ट जो है नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग डेट पे कहलाता है ओपनिंग स्टॉक. यानी क्लोजिंग डेट पे क्लोजिंग स्टॉक रहेगा एंड ओपनिंग डेट पे ओपनिंग स्टॉक. साल के अंत में क्लोजिंग स्टॉक और यही स्टॉक साल के शुरू में कहलाएगा ओपनिंग स्टॉक. ठीक है, स्टॉक को हम लोग इन्वेंट्री, मर्केंटाइज इस नाम से भी जानते हैं. तो क्या बता रहा था स्टॉक के बारे में कि स्टॉक क्या है? कुछ भी जो हैंड में रह गया है, हैंड गुड्स है या स्पेयर्स हैं या कोई भी अदर आइटम इन अ बिजनेस है, यानी साल के अंत में जो भी चीज़ उसके पास बचे हुए हैं वो कहलाते हैं स्टॉक इन हैंड. ठीक है, अब क्लोजिंग डेट रहेगा तो उसी को कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक, और अगर साल का ओपनिंग डेट रहेगा तो उसको कहेंगे ओपनिंग स्टॉक. आगे क्या बोला था? द स्टॉक ऑन हैंड इज़ द अमाउंट ऑफ गुड्स विच आर लाइंग अनसोल्ड एज एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर. यानी साल के अंत में जो भी सामान अनसोल्ड रह गया, पड़ा हुआ रह गया, बचा हुआ रह गया, उसी को हम कहेंगे क्या? क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक इन हैंड.
और यही स्टॉक इन हैंड अगले साल के शुरू में बनेगा क्या, ओपनिंग स्टॉक। इस सेशन में हम लोग डेटर एंड क्रेडिटर्स के बारे में समझेंगे और यही हमारे इस चैप्टर का लास्ट कीवर्ड भी रहेगा। तो आइए समझते हैं डेटर क्या होता है। क्या बोलता है, डेटर्स आर पर्सन्स एंड और अदर एंटिटीज़ हु ऑ to an enterprise an amount for buying goods and services on credit. The total amount standing against such person and or entities on the closing date is shown in the balance sheet as sundry debtor on the asset side. देखो, डेटर का मतलब वह व्यक्ति होता है जिसको हमने उधार में सामान बेचा है, यानी जिस व्यक्ति को मैंने उधार में सामान दिया है या उधार में उसको मैंने अपना सर्विस प्रोवाइड कर दिया है, वो व्यक्ति मेरे लिए डेटर रहेगा। तो अगर फ्यूचर में हम बात करें तो फ्यूचर में हम उससे पैसा लेंगे, क्योंकि अभी मैंने उसको सामान दिया है उधार में या सर्विस प्रोवाइड किया है उधार में। डेटर जो है हमारे लिए यानी सेलर के लिए एसेट होगा। एसेट क्यों होगा, ज़रा हम देख लें। याद करिए आप एसेट का डेफिनेशन, उसमें कुछ बात थी कि एसेट जो है हेल्प करता है इनकम अर्न करने में, एसेट जो है कन्वर्ट हो सकता है कैश में, एसेट जो है कंट्रोल में होता है हमारे। मैं ही आपसे पूछता हूँ, आपने जिसको उधार में सामान बेचा है क्या वो कहीं ना कहीं आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा? क्या आप उसको टोक नहीं सकते हो? ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम उसको कंट्रोल करते हैं, उससे हमको कैश रिसीव करना रहेगा फ्यूचर में, तो हम उसको कैश में कन्वर्ट भी कर ले रहे हैं। तो डेटर वह व्यक्ति होता है जो उधार में सामान या सर्विस खरीदता है, और डेटर एसेट होता है। इस बात को याद कर लेना है, डेटर एसेट होता है। अब चूंकि ये एसेट होता है इसलिए बैलेंस शीट में ये एसेट साइड जाता है। बैलेंस शीट में दो ही साइड होते हैं, एक एसेट साइड जिधर की एसेट जाता है और दूसरा लाइबिलिटी साइड जिधर हम लाइबिलिटीज़ डालते हैं। तो चूँकि डेटर एसेट होता है तो हम इसे एसेट साइड में डिनोट करेंगे। तो डेटर कोई व्यक्ति भी हो सकता है या कोई एंटिटी। एंटिटी का मतलब कोई बिज़नेस, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा बिज़नेस चल रहा है तो कोई दूसरा बिज़नेस वाला भी तो हमसे उधार में सामान खरीद सकता है ना। तो जिस दूसरे बिज़नेस वाले ने सामान खरीदा है वो मेरे लिए डेटर है। यानी ध्यान रहे, सेलर के लिए उधार में खरीदने वाला व्यक्ति डेटर कहलाता है। ठीक है, तो अगर मैंने आपको सामान बेचा है उधार में तो आप उधार में परचेज़ किया, आपने क्रेडिट परचेज़ किया है हमसे, तो आप मेरे लिए यानी आप सेलर के लिए डेटर रहोगे। तो जिस व्यक्ति को पैसा देना रहता है वो कहलाता है डेटर। डेटर का हिंदी होता है देनदार। तो डी फॉर डेटर एंड डी फॉर देनदार। ठीक है, तो देने वाला व्यक्ति कहलाता है डेटर, और जिसको पैसा लेना रहता है ना वो कहलाता है क्रेडिटर। यानी सेलर इज़ द क्रेडिटर। इस बात को, इस लाइन को याद रखोगे, सेलर इज़ द क्रेडिटर एंड परचेजर इज़ द डेटर। परचेस करने वाला व्यक्ति डेटर और बेचने वाला व्यक्ति क्रेडिटर। लेकिन ये डेटर और क्रेडिटर क्रेडिट परचेस या क्रेडिट सेल के केस में ही होता है। ठीक है, अब क्रेडिटर पढ़िए। क्रेडिटर आर पर्सन एंड और अदर एंटिटीज़ हु हैव टू पेड बाय एन इंटरप्राइज एन अमाउंट for providing the enterprise goods and services on credit. The total amount standing to the favor of such person and or entities on the closing date is shown in the balance sheet as sundry creditor on the liability side. तो क्रेडिटर कौन था भाई? वह व्यक्ति जो पैसा लेगा, जिसको एंटिटी या सामने वाला कोई दूसरा पर्सन पैसा देगा। तो क्रेडिटर इज़ द सेलर, अभी मैंने बताया था। तो अगर सेलर ही क्रेडिटर है तो सेलर ने उधार में सामान बेचा होगा। तो जब सेलर उधार में सामान या उधार में सर्विस दिया है तो पैसा वो क्या करेगा? लेगा। तो क्रेडिटर को हिंदी में हम लेनदार कहते हैं। लेनदार का मतलब लेने वाला व्यक्ति। तो जो पैसा लेगा वो लेनदार यानी क्रेडिटर, और जो पैसा देगा वो देनदार यानी डेटर। तो पैसा देगा कौन? जो उधार में सामान खरीदेगा। तो उधार में सामान खरीदने वाला व्यक्ति हो जाएगा डेटर, और पैसा लेगा कौन? जो उधार में सामान बेचेगा। तो जिसने उधार में सामान बेचा है वो हो जाएगा क्रेडिटर। डेटर एसेट था तो वो बैलेंस शीट में एसेट साइड जाता था।
क्रेडिटर लाइबिलिटी है। मैंने आपको उधार में सामान दिया है, मतलब आपके सिर पे कर्ज आ गया ना, तो आपके लिए अब मैं क्रेडिटर हूँ यानी लाइबिलिटी हूँ। ठीक है, आप मेरा कर्ज खाए हुए हो, तो क्रेडिटर लाइबिलिटी होता है और ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जाता है। तो ध्यान रहे, दो बातें मुख्य आपको याद रखनी है, परचेजर इज़ द डेटर एंड सेलर इज़ द क्रेडिटर, पहला बात ये। दूसरा, डेटर इज़ एन एसेट वेयरएज क्रेडिटर इज़ अ लाइबिलिटी। और तीसरा एक याद रख लोगे, डेटर एसेट है तो बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा, और क्रेडिटर लाइबिलिटी है तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जाएगा। ठीक है, इनकम और खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, जबकि एसेट एंड लाइबिलिटी बैलेंस शीट में जाते हैं, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लेक्चर में देख चुके हो। Our next topic of first chapter is difference between capital expenditure and revenue expenditure. कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पहले होता क्या है ये समझ लेते हैं। आप लोगों ने कीवर्ड्स में एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस पढ़ा था, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस ही होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर ही होता है, यानी एक्सपेंडिचर को ही हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे और एक्सपेंसेस को ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है। एनसीईआरटी में तो ये आपको नहीं मिलेगा, लेकिन साइड बुक में मिलेगा और ये आगे प्रैक्टिकल में भी यूज़ आएगा, इसलिए मैं इसको समझा देता हूँ। पहले देख लेते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मीनिंग क्या होता है। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन एक्वायरिंग अ कैपिटल एसेट और इन्वॉल्विंग इम्प्रूविंग द कैपेसिटी ऑफ एन एग्जिस्टिंग वन रिजल्टिंग इन द एक्सटेंशन इन इट्स लाइफ ईयर्स। देखो, अगर आप एक्सपेंडिचर का वीडियो देखोगे, लेक्चर देखोगे, तो उसमें लिखवाया हुआ है एक्सपेंडिचर मीन्स द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एक्वायरिंग या परचेजिंग द फिक्स्ड एसेट फॉर द बिजनेस, यानी फिक्स्ड एसेट खरीदने में जो पैसा लगा उसी को कहते हैं एक्सपेंडिचर। मैं बता दूं, फिक्स्ड एसेट को कैपिटल एसेट भी कहते हैं। तो यहाँ इसने क्या बोला, द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन एक्वायरिंग अ कैपिटल एसेट, यानी ऐसा खर्च जो हमने लगाया है, जो हमने किया है कैपिटल एसेट यानी फिक्स्ड एसेट को एक्वायर करने में, परचेस करने में, या फिर ऐसा खर्च जिसके कारण मेरा जो ऑलरेडी जो एक्वायर्ड फिक्स्ड एसेट है, जो मेरे पास ऑलरेडी जो फिक्स्ड एसेट है उसके कैपेसिटी को इम्प्रूव कर दे, यानी ऐसा खर्च जो फिक्स्ड एसेट के कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए किया गया हो, वो भी कहलाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अब ये फिक्स्ड एसेट के कैपेसिटी को इम्प्रूव करने का मतलब क्या है भाई? सिंपल भाषा में, मेरे पास एक मशीन है और उस एक मशीन से मेरा प्रॉफिट 20,000 होता है। हम चाहते हैं कि मेरा प्रॉफिट बढ़े, तो एक और मशीन खरीद लेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना, मेरा 20 से सीधे 40,000 हो जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब या तो नया फिक्स्ड एसेट खरीदना या फिर पुराने फिक्स्ड एसेट के कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए किया गया खर्च। अब आगे पढ़ें, एक्सपेंसेस यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस इनकर्ड इन रेगुलेटिंग डे टू डे एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस। बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए जो डे टू डे हम खर्च कर रहे हैं, बिजनेस में जो डेली हम जो इनफ्लो कर रहे हैं, मनी का जो आउटफ्लो कर रहे हैं, उसको कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी डेली जो हम खर्च कर रहे हैं बिजनेस में, डेली जो पैसा लगा रहे हैं डेली की एक्टिविटीज़ में, फॉर एग्जांपल गुड्स को परचेस करने में या फिर रेंट पे करने में या फिर सैलरी पे करने में, वो कहलाता है एक्सपेंसेस। ठीक है, अब आप बोलिएगा कि सैलरी तो मंथ में एक बार पे होती है और यहाँ तो डे टू डे बोला गया है। मैं आपको बता दूँ, मंथ में एक बार ज़रूर पे होती है, लेकिन वो पूरे मंथ की होती है, यानी हर दिन के सैलरी को जोड़ के ऐड करके सम अप करके तब महीने में एक बार पेमेंट होता है। खर्चे वो हर दिन का होता है, बस पेमेंट महीने में एक बार किया जाता है। आगे क्या बोलता है, टर्म। कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म नेचर का होता है, वेयरएज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शॉर्ट टर्म नेचर का होता है। लॉन्ग टर्म नेचर का मतलब
इसका इफेक्ट लंबे समय तक रहेगा, इसका बेनिफिट लंबे समय तक मिलेगा। तो भाई फिक्स्ड एसेट का मतलब ऐसा एसेट था ना जो एक से अधिक सालों तक बेनिफिट प्रोवाइड करे, जो एक से अधिक सालों तक चले। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था ही शॉर्ट टर्म नेचर का, हम 1 महीने का सैलरी पे करेंगे तो वर्कर 1 ही महीना काम करेगा, 1 दिन का सैलरी पे करेंगे तो वर्कर 1 ही दिन काम करेगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी एक्सपेंसेस शॉर्ट टर्म नेचर का होता है, इसका बेनिफिट छोटे समय में ही खत्म हो जाता है, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट लंबे समय तक चलता है। कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ जाओ। कैपिटलाइजेशन मतलब क्या हम इसको कैपिटल एसेट माने या एक्सपेंसेस माने। अगर कैपिटल एसेट मानना है तो इसको बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करना होगा। अगर ऑलरेडी आपने जो फिक्स्ड एसेट खरीदा है उसमें कुछ उसके कैपेसिटी को बढ़ा रहे हो तो आप क्या करोगे, उसी फिक्स्ड एसेट के दाम में इसको ऐड कर दोगे ताकि उस फिक्स्ड एसेट का वैल्यू बढ़ जाए। तो बोलता क्या है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज करना है, यानी अगर आपने नया फिक्स्ड एसेट खरीदा है तो वो बैलेंस शीट में दिखेगा, और अगर पहले से कोई फिक्स्ड एसेट है जिसका बैलेंस शीट में दाम 1 लाख रुपया है और उसमें आपने 20,000 रुपये का कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया उसके कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, तो अब उसका दाम बैलेंस शीट में बढ़ के कितना हो जाएगा, 1,20,000। यानी इस 20,000 को हम क्या करेंगे, उसी फिक्स्ड एसेट यानी मान लो बिल्डिंग है तो उसी बिल्डिंग के दाम में इसको जोड़ देंगे, तो बिल्डिंग का नया दाम बढ़ के कितना हो जाएगा, 1,20,000। ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज करना है, यानी या अगर पुराना एसेट है तो उसी के दाम में इसको ऐड बैक करके उस एसेट के वैल्यू को बढ़ा देना है, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज नहीं करना है। ठीक है। आगे क्या बोलता है, सोन इन। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी डालते हैं और बैलेंस शीट में भी डालते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उतना हिस्सा जाएगा जो इस साल कंज्यूम कर लिया गया है। देखो डेप्रिसिएशन नाम का चैप्टर आगे आप पढ़ोगे। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फिक्स्ड एसेट का दाम घट जाना। आप जितना ज़्यादा फिक्स्ड एसेट को कंज्यूम करोगे उसका उतना ही ज़्यादा डेप्रिसिएशन होगा, यानी उसका उतना ही ज़्यादा दाम घटेगा, वैल्यू डिक्रीज करेगा। तो किसी भी फिक्स्ड एसेट का जितना डेप्रिसिएशन होगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया जाता है एक्सपेंसेस मान के, और जो बचा हुआ हिस्सा है उसको बैलेंस शीट में डाला जाता है। फॉर एग्जांपल 1,20,000 का बिल्डिंग था, इस साल 10,000 का डेप्रिसिएशन हो गया, तो 1,20,000 में से 10,000 रुपीज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चली जाएगी और उसे हम एक्सपेंसेस ट्रीट करेंगे, जबकि बचा हुआ 1,10,000 बैलेंस शीट में ही दिखाई देगा एज एन एसेट। ठीक है। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कहाँ शो करना है, इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस कहाँ जाती है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो पीएल में डाल देना है। आउटले क्या बोलता है भाई, कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग नेचर का है, वेरेज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग नेचर का है। ये कॉमन सी बात है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब फिक्स्ड एसेट खरीदना या फिक्स्ड एसेट में पैसा इन्वेस्ट करना। तो क्या आप बार बार फिक्स्ड एसेट खरीदते हो, आप बार बार मशीन खरीदते हो, बार बार फर्नीचर खरीदते हो, घर का ही आप एग्जांपल ले लो, क्या घर के फर्नीचर को आप बार बार खरीदते हो, या एक बार खरीद के 3-4 साल यूज़ करते हैं, जब वो ख़राब हो जाता है तो खरीदते हैं। ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी फिक्स्ड एसेट खरीदना नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग नेचर की होती है, ये बार बार नहीं होती है, ये रिपीट नहीं करती है। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग नेचर का होता है। फॉर एग्जांपल आप बार बार सैलरी पे करते हैं, आप बार बार रेंट पे करते हैं, आप बार बार एडवर्टीजमेंट करवाते हैं, आप बार बार वेजेस पे करते हो, तो ये रिकरिंग नेचर का है, रिपीटेटिव नेचर का है, एक ही साल में बहुत बार होता है। तो जो एक साल में बार बार होता हो वो एक्सपेंसेस यानी रिकरिंग नेचर का, और जो एक साल में एक आध बार हो रहा है, कभी कभार हो रहा है, तो वो नॉन रिकरिंग नेचर का होगा और वो कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेनिफिट हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिलता है, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, असल में फिक्स्ड एसेट ही होता है, और फिक्स्ड एसेट का बेनिफिट 1 से अधिक सालों तक मिलता है। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस का बेनिफिट तो शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है ना, यानी इसका बेनिफिट 1 साल के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा। अर्निंग कैपेसिटी, ये पॉइंट 1 में ही मैंने समझाया था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, ये बिजनेस के अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा। एग्जांपल लिया था कि मान लो एक मशीन है, उससे प्रॉफिट 20,000 हो रहा है,
अब हम चाहते हैं कि प्रॉफिट बढ़ जाए, तो भाई जो पहला मशीन है उससे तो मैक्सिमम 20,000 का प्रॉफिट हो सकता है, तो आप नया मशीन एक और ख़रीद लो, तो अब प्रॉफिट आपका कैपेसिटी कितना हो जाएगा 40,000 तक का ना, यानी आप 40,000 तक का प्रॉफिट अब कमा सकते हो। तो पहले कमाते थे 20,000 प्रॉफिट, अब एक नया मशीन खरीद लेने के कारण प्रॉफिट कहाँ तक कमा सकते हो, और 40,000 तक कमा सकते हो, आप 40,000 तक प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो क्या हुआ, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गया ना। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करता है, बिजनेस के अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या करता है, बिजनेस के अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करता है। फॉर एग्जांपल मान लो एक मशीन से 10,000 पीस मैगी बनता है 30 दिन में, यानी मान लो या एज्यूम कर लो कि एक मशीन से 30,000 पीस मैगी बनता है 30 दिन में, एक महीने में, यानी एक दिन में 1,000 पीस मैगी बनता है। अगर मशीन एक दिन भी ख़राब होता है तो 1,000 पीस मैगी नहीं बन पाएगा, और अगर 1,000 पीस मैगी नहीं बना तो 1,000 पीस मैगी के ऊपर आप प्रॉफिट भी नहीं कमा पाओगे। तो मान लो किसी दिन मशीन ख़राब होता है और उस दिन आप नहीं बना पाते हैं, तो उस दिन का मैगी तो प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे ना, यानी 1,000 पीस मैगी आपका गया, तो 1,000 पीस मैगी के ऊपर का प्रॉफिट भी चला जाएगा। तो कमा सकते थे हम 30,000 पीस मैगी के ऊपर प्रॉफिट, लेकिन मशीन ख़राब हो जाने के कारण और उस दिन हम उसको न बनवाएं उसके कारण इस महीने में 29,000 पीस ही मैगी प्रोड्यूस हो पाया, और हम प्रॉफिट भी सिर्फ 29,000 ही अर्न कर पाए। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेरे बिजनेस के अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने का काम करता है, यानी जितना कमा सकते हैं उतना कमाने में हेल्प करता है, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे कमाई के कैपेसिटी, हमारे अर्निंग के कैपेसिटी को ही बढ़ा देने का काम करता है।